जो तुम्हारा चैप्टर है, थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है, ये डेफिनेशन वगैरह मैंने तुम्हें बता दी थी। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जब भी दो केमिकल कंबाइन होंगे, कोई भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी, जब भी कोई दो केमिकल कंबाइन होंगे तो कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। कौन से रूल हैं वो? तो सबसे पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फोर्थ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। और फिफ्थ है गे-लुसाक लॉ। ये 5 हैं। अब इनमें क्या क्या है, ध्यान से सुनना। बेटा सबसे पहले जो आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो एंटोनी लेवोजियर ने दिया था 1774 में। एंटोनी लेवोजियर ने, उन्होंने क्या कहा था कि मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ये सब कुछ मैंने कराया हुआ है, मैं तुम्हें हल्का सा बस एक बार बता ही रही हूँ ताकि तुम्हें याद आ जाए पीछे का। एंटोनी लेवोजियर ने दिया था, इसने बताया था मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। और ये जो है वो क्या कहते हैं, प्लस माइनस करके इसके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। सेकेंड आता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन 1799 में जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। जोसेफ प्राउस्ट ने, ये किसने दिया था? एंटोनी लेवोजियर ने, जिसको फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन डाल्टन ने दिया था, जॉन डाल्टन ने। ये रिच्टर ने दिया था। और लास्ट वाला नाम से क्लियर है, गे-लुसाक ने दिया था। पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, कि जितना रिएक्टेंट का मास है उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है? कंपाउंड की जो डेफिनेशन आती है वो है, एक कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट इन फिक्स रेशियो बाय मास। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है? कि जब दो एलिमेंट आपस में रिएक्शन करके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं, तब जो एक के मास को कांस्टेंट कर दो तो दूसरे का मास जो है वो एक दूसरे के सिंपल मल्टीपल में आ जाता है, या फिर मैं ये कहूँ सिंपल होल नंबर रेशियो में आ जाता है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, इसमें आपको याद होगा ट्रायंगल वाला है कि 3 एलिमेंट एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं, आपस में भी रिएक्शन करते हैं और किसी थर्ड के साथ भी इंडिविजुअली रिएक्शन करते हैं, तब जो कंपाउंड बनते हैं उनमें मास जो होता है एलिमेंट का, वो मतलब 2 एलिमेंट से तीसरे एलिमेंट के मास का रेशियो आप निकाल सकते हैं। और लास्ट वन था गे-लुसाक लॉ, ये गैस के लिए एप्लीकेबल था, ओनली फॉर गैसेस। मतलब कि जब गैसियस रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके गैसियस प्रोडक्ट बना रहे हो, तब उनका जो वॉल्यूम होता है वो सिंपल होल नंबर रेशियो में होता है। इसकी मैंने 3 वीडियोस बनाई थी इस पूरे टॉपिक की, और ये तुम्हें अच्छे से समझा दिया था। मैं तो सिर्फ रिवीजन के लिए एक बार इसकी बात कर रही थी। जो सेकंड टॉपिक है जो आज कराना है वो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एक बार हालांकि ये भी पहले करा दिया था, बस थोड़ा सा देख लो इसके बारे में। 1808 में जॉन डाल्टन,
जो कि जॉन डाल्टन, जो कि एक इंग्लिश यानी कि इंग्लैंड के रहने वाले थे, फिजिक्स और मैथ्स के टीचर थे। तो इन्होंने क्या दिया, एटम से रिलेटेड थ्योरी दी, यानी कि एटॉमिक थ्योरी। क्या था इनकी थ्योरी में, एटम से रिलेटेड पॉइंट्स थे, पोस्टुलेट क्या थे इनकी थ्योरी के, वो देखिए मेन पोस्टुलेट। तो कोई भी मैटर जो है वो एटम से बना हुआ है, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। दूसरा पॉइंट था एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एटम ऑफ सेम एलिमेंट विल बी आइडेंटिकल। मतलब जैसे मान लिया ये भी ऑक्सीजन का एटम है, ये भी ऑक्सीजन का, तो ये दोनों आइडेंटिकल होंगे, मतलब इनका मास, वॉल्यूम, सब चीजें इनमें आइडेंटिकल होंगी, यानी कि एक जैसे होंगे। थर्ड होता है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यानी कि अगर ये अलग अलग एलिमेंट से बिलोंग करते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। जैसे मान लिया ये ऑक्सीजन से रिलेटेड है, ये हाइड्रोजन से, तो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विल बी डिफरेंट। ठीक है, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हो गए, उनका मास, वॉल्यूम, सब कुछ ही डिफरेंट होगा उनका। उसके बाद बारी आती है कोई भी कंपाउंड, ए कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट इन फिक्स रेशियो बाय मास। ए कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट इन फिक्स रेशियो बाय मास। नेक्स्ट आता है एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। नेक्स्ट आता है ए कंपाउंड इज स्मॉलेस्ट, एन एटम इज स्मॉलेस्ट unit which take part in chemical reaction। किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाली सबसे छोटी यूनिट होती है एटम, विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। और लास्ट आता है इसमें, लास्ट एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। एटम के और टुकड़े नहीं हो सकते। ये 7 पॉइंट्स है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के, यानी कि एटम के बारे में मोस्टली यही बातें हैं जो तुम्हारे दिमाग में रहती है। उसके बाद बारी आती है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के ऐसे कौन से पोस्टुलेट है जिनसे दोनों लॉज वेरीफाई हो जाते हैं। कौन से लॉ, पहला तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसमें एक पॉइंट है, एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। जब एटम ना बनेगा ना खत्म होगा तो फिर मास कहां से प्रकट होगा। जब एटम डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रहा और बन भी नहीं रहा तो मास भी ना डिस्ट्रॉय होगा ना बनेगा। इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इस पोस्टुलेट से हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रूव कर सकते हैं। कैसे, एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, सो मास कैन ऑल्सो नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। और उसके बाद बारी आती है सेकेंड पोस्टुलेट, कौन सा है जिससे सेकेंड लॉ वेरीफाई होता है, कौन सा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो इसमें जो डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन किससे वेरीफाई होता है, ये डायरेक्ट, ये जो कंपाउंड वाली डेफिनेशन दे रखी है ना, ए कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट इन फिक्स रेशियो बाय मास, इससे आपका वेरीफाई हो जाएगा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। उसके बाद बारी आती है इसकी लिमिटेशन क्या है, इसकी कमियां क्या है। देखिए मोस्टली पॉइंट्स हालांकि उनमें कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, उनमें कोई ना कोई लिमिटेशन आ गई। कौन कौन से हैं वो, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि ये जो सेकंड वाला पोस्टुलेट लिखा हुआ है
कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट विल बी आइडेंटिकल, एटम ऑफ सेम एलिमेंट विल बी आइडेंटिकल। आपने आइसोटोप अगर पढ़ा हो थोड़ा बहुत भी, आइसोटोप क्या होता है, सेम एलिमेंट और उनका मास डिफरेंट हो, सेम एलिमेंट मास डिफरेंट। तो यहां तो हाइड्रोजन के एटम सेम है, फिर उसके बाद फिर भी उसके बाद उनका जो मास है वो डिफरेंट क्यों है? दोबारा से सुन लो, सेम एलिमेंट का भी मास डिफरेंट हो सकता है, जबकि इसने तो कहा था कि जो एलिमेंट सेम एलिमेंट से बिलोंग करने वाले एटम वो बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल मतलब पूरी तरह से एक जैसे, जबकि यहां तो उनका मास डिफरेंट है। सेकंड आती है इसकी कमी, आइसोबार। आइसोबार क्या होता है? जब डिफरेंट एटम जो हो, कहने का मतलब एटम डिफरेंट एलिमेंट से बिलोंग कर रहे हो, जैसे 18 आर्गन 40 और 20 कैल्शियम 40, 18 आर्गन 40, 20 कैल्शियम 40, ये डिफरेंट एलिमेंट से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन इनका मास जो है वो बराबर है, मास इक्वल है। तो इसने ये कहा था, थर्ड पोस्टुलेट देखो, कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विल बी डिफरेंट इन ऑल रेस्पेक्ट, जबकि डिफरेंट एलिमेंट में भी कुछ सिमिलर हो सकता है, जैसे यहाँ पे मास उनका सेम है। एटम, इसने कहा था एटम इज स्मॉलेस्ट यूनिट, जबकि एटम स्मॉलेस्ट नहीं है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, वो स्मॉलेस्ट है। तो बेटा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में तीन ही चीजें थी, उसके पोस्टुलेट थे, उसकी कमियां थी, और उससे दोनों लॉज कैसे वेरीफाई होंगे ये था। तो बस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में इतना ही।